हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन योर ब्यूटीफुल चैनल साइंस एजुकेशन हब। और आज हम सेल के 4th लेक्चर पे पहुंच चुके हैं। सेल के फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर तक हमने बेसिक चीज़ों पर बहुत बेसिक बात की। अब इसके आगे से हम डिटेल्ड चीज़ों को जानना स्टार्ट कर देंगे। आज हम जानेंगे यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं। आज हम जानेंगे डिटेल्ड में कि राइबोसोम क्या होता है। फर्स्ट स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल राइबोसोम क्या होता है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। और आज डिस्कशन करेंगे वेरियस टाइप ऑफ सेल्स के बारे में, जिसका साइज शेप डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं अर्थ पे, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में आज डिटेल्ड वाइज देखेंगे कि क्या होती हैं। उसके बाद उसके स्ट्रक्चर को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ध्यान देंगे, ये सेल्स है बच्चा, ठीक है। ये यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स के टाइप हैं। मैंने बताया था यूनिसेलुलर वो अलग था, वो ऑर्गेनिज्म के टाइप थे। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर जो थे वो ऑर्गेनिज्म के टाइप थे कि एक किसी ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल प्रेजेंट हो रहा है जी, किसी जो है ऑर्गेनिज्म में ढेर सारे सेल प्रेजेंट हैं, तो वो सिंगल सेल और मतलब मल्टी सेलुलर जो बताया था यूनिसेलुलर, वो ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में दो टाइप की थी। बट यहाँ सेल के रिस्पेक्ट में दो टाइप से हम सेल्स पढ़ते हैं। एक हम प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ते हैं। मैं फर्स्ट लेक्चर से बताता आ रहा हूँ कि कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो उसमें नाम को डिकोड कर लेंगे तो बहुत कुछ बातें पता चल जाएंगी। आज भी हम वही करेंगे, नाम को डिकोड करेंगे, देखेंगे जो क्या इसका कंक्लूजन निकल के आता है। प्रो फर्स्ट वर्ड, सेकेंड वर्ड इज कैरियोटिक। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कहीं पे आपको लॉजी दिख जाए तो उसका मतलब होता है स्टडी करना। पर अब से एक और जो है शब्द का ध्यान देंगे, कैरियोटिक। मैं कहीं लिख देता हूं साइड में, कैरियोटिक, KARYOTI। इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो अब समझते हैं, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को समझते हैं। प्रिमिटिव क्या होता है? प्रिमिटिव को हम ऐसे समझते हैं पुराने टाइप का, है ना। प्रिमिटिव, प्री मतलब पुराने टाइम का, प्री मतलब पुराना, प्रिमिटिव मतलब पुराने टाइम का। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे दादाजी के टाइम पर अगर देखें तो हमें किसी से कम्युनिकेशन करना होता था, बात करनी होती थी तो हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती थी। वो चिट्ठी जाने में कितना टाइम लगता था, है ना। फिर उसके बाद हमारे पापा फादर के जो है एरा में आते हैं, टाइम लाइन में आते हैं, तो चिट्ठी से एडवांसमेंट आई, कीपैड वाली फ़ोन आई। उसमें उससे जो है कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ। क्या इम्प्रूवमेंट हुआ? उस थोड़ा वक्त कम लगने लगा। पर जब हम 21st सेंचुरी में मतलब हमारे टाइम लाइन में आए, तो इस टाइम पे हम किसी को भी 2 मिनट के अंदर जो है कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, कोई भी संदेश देना हो दे सकते हैं। तो हमारे फादर के रिस्पेक्ट में प्रिमिटिव जो कम्युनिकेशन था वो कब था? जब दादा दादी जी थे। हमारे टाइम में प्रिमिटिव कम्युनिकेशन कब था? पुराना कम्युनिकेशन कब था? जब हमारे फादर थे। फादर के टाइम पे, फादर थे नहीं, फादर हैं, फादर के टाइम पे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि प्रिमिटिव चीज़ मैं कह क्यों रहा हूँ, मतलब उसमें कुछ कमी। जैसे जब चिट्ठी थी तो किस चीज़ की कमी थी? कमी ये थी कि टाइम बहुत लगता था। फिर जब आज एंड्रॉयड है तो किस चीज़ की जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? कम्युनिकेशन की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जब कीपैड थी तो टाइम भले कम लगता था पर और अदर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था, वो आज वो भी पूरा हो गया। तो प्रिमिटिव मतलब पुराने टाइप का, जिसमें कोई चीज़ की कमी हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रिमिटिव। कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस।
अब आप समझ सकते हैं कि कमी किसमें थी, इस सेल में कमी किसमें थी, न्यूक्लियस में कमी थी। प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस था प्रोकैरियोटिक का। इसका भी नाम डिकोड करते हैं। पहले इसको देख लेते हैं पूरा, फिर उसको बाद उसके उस पर जाते हैं तो कंफ्यूजन होती। प्रिमिटिव, ये प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस था। इसका मतलब ये था, इसको लिखेंगे प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। इट मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस में कोई कमी। क्या कमी थी न्यूक्लियस में? देयर इज नो मेम्ब्रेन प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियस। देखा, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस का क्या कंक्लूजन निकल के आए? देयर इज नो मेम्ब्रेन प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जो, देखो हमने मेम्ब्रेन के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में कर लिया है। न्यूक्लियस के ऊपर जब कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होगा तो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था कल, क्रोमोसोम, जेनेटिक मटेरियल जिसको बोलते हैं, वो ये कैरी नहीं कर पाएंगे। इनका नेकेड जेनेटिक मटेरियल होता है। यहीं पर देख लेंगे कि इनका, लिख लेते हैं इस बात को, इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेकेड होता है। एक पॉइंट और बना के लिख लेंगे, जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड। नेकेड का मतलब होता है भाई खुला खुला, ठीक है, एकदम। और प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस का मतलब समझ गए कि इसमें मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट ही नहीं होती। तो इसकी सबसे बड़ी कमी यही है। अगर मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही नहीं होगी न्यूक्लियस में तो न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड है वो जो है नहीं कंटेन कर पाएंगे, और इसका जो डीएनए कंटेंट होगा वो भी ऐसे ओपनली पड़ा होगा, ठीक है। मतलब एक नॉन लिविंग टाइप ऑफ हो जाएंगे। डीएनए को कोई एक ऐसा जो है चीज चाहिए जिससे वो अगर न्यूक्लियस में है तो लिविंग रह सके, पर इसमें नहीं है। इसमें क्या नहीं, इसमें न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन ही नहीं है, उसको संभाल ही नहीं पा रहा है। तो ये प्रोकैरियोटिक है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है। उसमें क्या नहीं प्रेजेंट था, नो मेम्ब्रेन प्रेजेंट। इस चीज को बहुत ध्यान देंगे। कमी किस बात की होती है इसमें? कमी इसी बात की होती है कि इस पे कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हम इसको प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोल रहे हैं। इसीलिए मैंने इतना टाइम दिया आपको प्रिमिटिव समझाने में। अब यूकैरियोटिक को देखते हैं। यूकैरियोटिक को जब डिकोड करेंगे तो इससे निकल के आएगा, दो वर्ड इससे भी निकल के आएंगे। कैरियोटिक का मतलब समझ गए होंगे, इसका मतलब न्यूक्लियस होता है। यू का मतलब समझते हैं, यू का मतलब होता है ट्रू, सच्चा। कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, सच्चा न्यूक्लियस मतलब जिसके अंदर सारे फीचर हो, सारी एडवांसमेंट हो, सब चीज हो, ठीक है। ट्रू न्यूक्लियस मतलब वो कोई धोखाधड़ी नहीं कर रहा है कि मेरे अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, मेरे अंदर कोई ऑर्गेनेल नहीं है, वो ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है, वो एकदम सच्चा न्यूक्लियस है। तो इसकी भी डिफिनेशन लिख लेते हैं। ट्रू न्यूक्लियस हैव प्रॉपर nuclear membrane present, है प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। इसमें जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। इसको इसलिए यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। अब देखेंगे, ये जेनेटिक मटेरियल इसका नेकेड होता है, पर इसका जेनेटिक मटेरियल नेकेड नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट है प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। अब देखेंगे प्रोकैरियोटिक में क्या होता है। राइबोसोम्स की कल मैंने छोटे में बात की थी, आज हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक में मैंने बताया था कि राइबोसोम जो होते हैं वो डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं,
ये बात मैंने कल यहाँ पे लिखवाई थी, याद होगा आपको, और नहीं याद होगा तो आज डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, तो देख लीजिएगा। जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है, पर जो राइबोसोम होता है इसके अंदर वो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होता है, टाइप ऑफ राइबोसोम। ये बताने की शायद मुझे जरूरत ना पड़े कि ये डायरेक्ट अटैच होता है प्रोकैरियोटिक के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे एक और बात लिख लीजिए, ये प्रॉपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, इसके अंदर जो होता है ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारे जो है ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। इसका जेनेटिक मटेरियल नेकेड नहीं होता, ये तो पता चल रहा है, फिर भी लिख लेते हैं। Their genetic material is properly packed. अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होते, अभी मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है, इसको मैं समझाऊंगा, पेशेंस रखिए। यहाँ पे जो है राइबोसोम, अब इसमें राइबोसोम्स है तो इसमें भी राइबोसोम्स होंगे, तो राइबोसोम यहाँ का जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, कंफ्यूजिंग होता है। बच्चे को लगता है कि जब 70 टाइप ऑफ राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में ही प्रेजेंट हो गया तो इसका मतलब यूकैरियोटिक में तो सिर्फ 80 टाइप का होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोथ 70S and 80S type of ribosome present, type of ribosome प्रेजेंट होते हैं। 70S और 80S, एक सेल में दोनों राइबोसोम प्रेजेंट हो रहे हैं, तो कहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं इसका लोकेशन जानना भी तो जरूरी है। अगर हम कह दे रहे हैं कि एक घर में दो लोग रह रहे हैं, दोनों अपोजिट हैं, तो ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि वो कहाँ रह रहे हैं। ऐसे तो अपोजिट है तो इसका मतलब वो कोई ना कोई रिएक्शंस करते रहेंगे, हमेशा लड़ते झगड़ते रहेंगे, पर हमें बताना पड़ेगा कि लोकेशन क्या है, कहाँ रह रहे हैं। तो इसका जो 70S टाइप ऑफ यूकैरियोटिक में जो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो RER के पास होते हैं, RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। और जो 80S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया, और क्लोरोप्लास्ट। आप क्लोरोप्लास्ट और RER को जो है नया देख रहे होंगे, नया पा रहे होंगे यूकैरियोटिक सेल में, क्योंकि कल हम जब सेल की ओवरव्यू पढ़ रहे थे तो इन दोनों बातों को हमने नहीं पढ़ा था। इसलिए नहीं पढ़ा था क्योंकि इसका डिटेल डिस्कशन आने वाला है बहुत जल्द, तो इसको वहीं पे पढ़ेंगे, नहीं तो बाद में बार बार हर चीज़ के लिए कन्फ्यूज़न होगा। तो इतनी बातें जो है समझ में आई होंगी, तो एक बार वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, या लिख रहे होगे तो लिख लो, मैं साइड हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई बात ना समझ में, एक मिनट में फिर से समझा दे रहा हूँ सारी बातें। इसमें जो था प्रोकैरियोटिक सेल्स, इसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस थे। प्रिमिटिव टाइप मतलब पुराने टाइप का, मतलब कुछ ना कुछ कमी होगी, तो क्या कमी थी? देयर इज नो मेम्ब्रेन प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियस, उसके न्यूक्लियस पे कोई मेम्ब्रेन ही नहीं प्रेजेंट था। जेनेटिक मटेरियल नेकेड था, ऐसे ही पड़ा हुआ था। 70S टाइप ऑफ राइबोसोम पाया जा रहा था, डायरेक्टली अटैच विथ किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और यहाँ पे देखो जो
70 और 80 टाइप ऑफ राइबोसोम दोनों पाए जा रहे हैं। बहुत ध्यान देना, मैं इसको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भूल जाते हैं बच्चे। बोथ 70 एंड 80 एस टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट। अब मैंने कल बताया था यूकैरियोटिक सेल में लिख भी दिया था कि ये ऑर्गेनेल्स पर अटैच होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पर भी अटैच होगा, 80s टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट पे, 80s टाइप ऑफ RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो है 70s टाइप ऑफ राइबोसोम। इसको बहुत ध्यान देंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा ये देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सारी चीजें ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। इतनी सारी ऑर्गेनेल्स इसमें नहीं प्रेजेंट होती। हैव प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, उसके पास प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। क्यों? नाम से उसके भाई पता चल रहा है कि वो सच्चा न्यूक्लियस है, उसके पास सब कुछ है। अब आगे बढ़ते हैं। इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। कहीं भी दिख जाए, बायोलॉजी में कई जगह पर आएगा ये वर्ड कैरियोटिक या कैरी ऑन करके आएगा। बता दूं? चलिए अब देखेंगे वेरियस टाइप ऑफ सेल शेप एंड साइज। सेल जो होते हैं वो अर्थ पे कई टाइप्स के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं। उन सब में सेल का साइज जो है वो बहुत अलग अलग होता है, डिफरेंट टाइप से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम हैं ह्यूमन, हमारे सेल का जो साइज होगा वो कुछ और होगा, और एक टिपिकल बैक्टीरिया और बैक्टीरिया, ध्यान देंगे, ह्यूमन, बैक्टीरिया एंड टिपिकल बैक्टीरिया, तीनों का साइज अलग होगा, डिफरेंट होगा। अब आपको लग रहा हो कि बैक्टीरिया और टिपिकल बैक्टीरिया में क्या अंतर है, उसका साइज जो है क्यों डिफरेंट होगा? तो होगा भाई, बैक्टीरिया जो है उसका साइज टिपिकल जो है डिफरेंट होगा, और टिपिकल बैक्टीरिया का मतलब कह रहा हूँ जो एग्जाम्पलरी बैक्टीरिया है उसका भी साइज जो है डिफरेंट होगा। यहाँ पे पहले देख लेते हैं, नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे एक एक जो है नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं कि टिपिकल बैक्टीरिया की साइज कितनी थी, ह्यूमन RBC सेल्स की जो है जो साइज कितनी थी, है ना, ऐसे पूछ लेते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे, NCERT में दिया हुआ है, बहुत कंफ्यूजिंग वे में दिया हुआ है। कोई चीज़ कहीं बताई गई है, कोई चीज़ कहीं बताई गई है, तो इसको एक जगह पे कंसाइज करने की कोशिश की है। तो लिख लेंगे, लिखेंगे वेरियस टाइप ऑफ सेल शेप और साइज। एक साइड में लिखेंगे सेल्स, एक साइड में लिखेंगे साइज और क्या लिखेंगे, शेप, साइज और शेप। सेल्स की बात करें तो सबसे पहले सेल्स लेते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है, ठीक है, एक बैक्टीरिया है, पर फिर भी अभी यहाँ पे मैं बैक्टीरिया के जो है साइज के बारे में डिस्कशन करूंगा। माइकोप्लाज्मा ये बैक्टीरिया के एक टाइप में आता है, एक टाइप है बैक्टीरिया का। तो इसका साइज कितना होता है, 0.3 माइक्रोमीटर, 0.3 μm। माइक्रो का मीनिंग होता है 10⁻⁻⁶, तो 0.3 × 10⁻⁻⁶ जो होता है इसका साइज होता है। कितना छोटा है देख लीजिए। फिर उसके बाद PPLO आता है, PPLO, इसका फुल फॉर्म बहुत ध्यान से देखेंगे, मीनिंग मिस्टेक नहीं करेंगे। प्लूरो न्यूमोनिया, PNEUMONIA, न्यूमोनिया साउंड आ रहा है न्यूमोनिया पर P साइलेंट है, ठीक है। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो PPLO है ये टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा है। ये क्या है? अ टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा, अ टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा। देख रहे हैं, मैंने बोला
बैक्टीरिया की साइज कुछ और होती है। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया का टाइप है और माइकोप्लाज्मा का टाइप क्या है, पीपीएलओ, जो न्यूमोनिया कॉज करता है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा है, बहुत ध्यान देंगे। इसका साइज कितना होता है, इसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर। देखिए वो, अब ये कितना छोटा हो गया, 0.1 माइक्रोमीटर। पीपीएलओ का साइज हो गया, माइकोप्लाज्मा का साइज हो गया। फिर देखते हैं एक बैक्टीरिया का क्या साइज होता है। हम अभी सिर्फ बैक्टीरिया की बात करें, BAC, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का साइज कितना होता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर। 3 to 5 माइक्रोमीटर मतलब ये एक रेंज है, 3 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक के बैक्टीरिया एग्जिस्ट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं अटिपिकल बैक्टीरिया। अटिपिकल बैक्टीरिया, एक टिपिकल बैक्टीरिया होता है, उसका साइज कितना होता है, उसका साइज 0.2 माइक्रोमीटर, शायद इतना ही होता है, 0.2 माइक्रोमीटर एक टिपिकल बैक्टीरिया का साइज होता है। देखिए कितना डिफरेंस है, ये 3 to 5 है, ये 0.5 माइक्रोमीटर है, कितना डिफरेंस है ना। फिर बात करते हैं, टिपिकल बैक्टीरिया हो गया। ह्यूमन नर्व सेल की बात करते हैं, ह्यूमन नर्व सेल और ह्यूमन आरबीसी। ह्यूमन आरबीसी, ह्यूमन नर्व सेल्स का जो साइज होता है वो कितना होता है, 90 सेंटीमीटर। और जो ह्यूमन आरबीसी का साइज होता है 0 पॉइंट नहीं, ये तो रेडियस हो गया, 7 माइक्रोमीटर जो है इसका डायामीटर होता है। इसका रेडियस जो है बाई 2 करके निकाल सकते हैं, बाई कनकेव शेप का होता है, बाई कनकेव शेप का होता है। ठीक है, 7 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है। और लास्ट एक बात करेंगे, वायरस। ये लिविंग नहीं है, बट लिविंग हो जाता है जब कोई होस्ट पाता है, जैसे किसी की बॉडी में इंटर करता है वैसे ही ये लिविंग हो जाता है। वायरस नॉन लिविंग है, ध्यान देंगे, नॉन लिविंग है जब तक कोई होस्ट बॉडी नहीं पाता। तो ये कितने माइक्रोमीटर का हो जाता है, ये सबसे छोटा हो जाएगा, 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर ये साइज है। देख रहे हैं साइज में कितना डिफरेंस आ गया। माइकोप्लाज्मा का साइज कितना है, उसके एक टाइप का प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ का साइज कुछ और है, बैक्टीरिया का साइज कुछ और है, टिपिकल बैक्टीरिया का साइज कुछ और है। एक ह्यूमन में ही देखिए कितना साइज का डिफरेंस है कि नर्व सेल 90 सेंटीमीटर का है और जो ह्यूमन सेल आरबीसी सेल है वो 7 माइक्रोमीटर का डायमीटर ही है। और सबसे छोटा हमारा वायरस है, हालांकि ये नॉन लिविंग है पर किसी होस्ट को पाते ही ये लिविंग हो जाता है। तो ये डिफरेंट वेरियस टाइप ऑफ जो है सेल्स हैं, इसको नोट कर लीजिए। ये अलग एनसीईआरटी के एक ही चैप्टर में अलग अलग जगह पे दिया हुआ है, पर अलग अलग जगह पे पढ़ने से अच्छा है हम एक ही जगह इसको पढ़ लें। याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, सिमिलर नंबर है। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया का टाइप है। बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा में देखिए कितना, बस कोई डिफरेंस नहीं है, 0.3 माइक्रोमीटर है, ये 3 to 5 माइक्रोमीटर है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। पीपीएलओ मगर माइकोप्लाज्मा का टाइप है तो 0.3 से छोटा ही होगा, तो 0.1 माइक्रोमीटर हो गया। 90 सेंटीमीटर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ह्यूमन नर्व सेल का याद रखने में। ये तो पढ़ते ही होंगे, जब 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी में ब्लड पढ़ते होंगे तो इसको जरूर पढ़ते होंगे। और वायरस, इतना ध्यान दे लीजिए कि इन सबसे छोटा वायरस होगा, तो 0.02 एक 0 और बढ़ा देंगे हो जाएगा। याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
अब वेरियस टाइप ऑफ सेल और साइज को हमने डिस्कशन कर लिया है। इसके बाद जो है राइबोसोम को आज थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। राइबोसोम को देखते हैं क्या होता है। राइबोसोम की दो फीचर्स को तो हमने कल ही पढ़ा था कि मेम्ब्रेनलेस होते हैं, और दूसरी चीज हमने ये पढ़ी थी, ये मेम्ब्रेनलेस होने के साथ साथ यूनिवर्सल होते हैं। आज उस बात को देख भी लेंगे। तो हेडिंग डालेंगे राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम। पहला फीचर लिखेंगे राइबोसोम का। राइबोसोम का पहला फीचर जो है ये यही है कि ये यूनिवर्सल ऑर्गेनेल है। यूनिवर्सल ऑर्गेनेल है, ऑर्गेनेल, यूनिवर्सल ऑर्गेनेल है। दूसरी इसका दूसरा जो पॉइंट है, ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है। ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है। कितना स्मॉलेस्ट है? एक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस से भी छोटा चिपका हुआ होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, धंसा होता है। जैसे छोटी छोटी जो है डॉट कोई लगा दे, इतना छोटा होता है। कितना होता है इसका साइज देखते हैं, 15 to 20 नैनोमीटर। नैनोमीटर इट्स कम टू 20 into 10 के पावर -9 नैनोमीटर, 10 के पावर -9। इतनी छोटी राइबोसोम होती है, मतलब स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है, यूनिवर्सल ऑर्गेनेल है, मेम्ब्रेनलेस तो है ही। यूनिवर्सल ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेनलेस, मेम्ब्रेनलेस है। इतनी बातें, और ये एक नई बात हमने पढ़ी कि सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है। फिर उसके बाद देखते हैं, इसको पैलेट पार्टिकल भी बोलते हैं। पैलेट पार्टिकल, पैलेट पार्टिकल, पैलेट पार्टिकल इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज पैलेट, जॉर्ज पैलेट, इन्होंने डिस्कवरी की थी, डिस्कवर्ड राइबोसोम। इन्होंने राइबोसोम की डिस्कवरी की थी, इसलिए इनके नाम पर राइबोसोम का नाम रखा गया पैलेट पार्टिकल। इसका अनदर नाम है, ये नेम है इसका राइबोसोम का, पैलेट पार्टिकल भी बोलते हैं। क्यों पैलेट पार्टिकल बोलते हैं? क्योंकि जॉर्ज पैलेट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी कर दी थी। अब देखते हैं, दो टाइप के मैंने बताए थे कि ऑर्गेनेल होते हैं। 70s टाइप ऑफ ऑर्गेनेल होता है और 80s टाइप ऑफ ऑर्गेनेल होता है। उसको देखते हैं। 70s टाइप ऑफ राइबोसोम और 80s टाइप ऑफ राइबोसोम क्या होता है? 70s टाइप ऑफ राइबोसोम में जो S आ रहा है, मैं बार बार S लगा दे रहा हूं, इसका मतलब होता है सेडिमेंटेशन, सॉरी एक मिनट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, या इसको स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग यूनिट। वाई इसको स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं? सेडिमेंटेशन क्यों बोलते हैं पहले ये समझते हैं। इसको सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू पता किया गया था। सेडिमेंटेशन प्रोसेस क्या होता है? बहुत हाई लेवल बातें हैं, अभी आपको नहीं समझ में आएंगे, बस इतना याद रख लीजिए, इसका मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। स्वेडबर्ग यूनिट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ये एस बाद में लगा है इसके बगल में, वो एक साइंटिस्ट के नाम पे है, स्वेडबर्ग। राइबोसोम की डिस्कवरी तो पैलेट जो है ना, पैलेट साहब ने कर दी, पर जो इसका जो सेडिमेंटेशन किया था वो स्वेडबर्ग जी ने किया था, तो उसका स्वेडबर्ग यूनिट हो गया। अब इस पे देखेंगे दो चीजें होती हैं, एक लार्जर पार्ट होता है, लार्जर, और एक स्मॉलर। दो सब यूनिट से मिलके बने होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। इस बात को डिब्बे में बंद कर लीजिए, नहीं तो ये कंफ्यूज करेगा बार बार।
लार्जर पार्ट होता है, एक स्मॉलर पार्ट होता है। लार्जर पार्ट जो होता है वो 50S टाइप ऑफ राइबोसोम से मिलकर बनता है, और जो स्मॉलर वाला होता है वो 30। अब बोलेंगे सर आपका मैथमेटिक्स बहुत खराब है। नहीं बेटे, मेरा मैथमेटिक्स खराब नहीं है। 50 और 30 मिला के मैथमेटिक्स में जो है 80 होता है, ये मुझे भी पता है। बट ये मैथमेटिक्स नहीं है बेटा, ये बायोलॉजी है। इसमें से 50 और 30 जो है ना वो सेडिमेंट करने पर आया है। सेडिमेंट करने पर आया है का मतलब ये है कि उसको सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में जब ले गए तो उसकी जो लार्जर यूनिट आई वो 50S पे आके टिक गई जब उसको सेंट्रीफ्यूज किया, और उसकी स्मॉलर यूनिट जो आई वो 30S पर आके रुक गई। और ये 80S टाइप ऑफ राइबोसोम है। इसमें जो होता है इसके भी 2 सब यूनिट होते हैं, एक लार्जर एक स्मॉलर, लार्जर और स्मॉलर। लार्जर इसमें सब यूनिट 60S होता है, इसमें 40S होता है। अब यहाँ पे भी बोलेंगे सर यहाँ भी मैथ्स खराब है। मैथ्स खराब नहीं है बेटा, ये बायोलॉजी है। और अगर बोलोगे तो कल जो है टाइम निकाल के मैं सेडिमेंटेशन क्या होता है, कैसे जो है ये 70S और 40S आए, ये भी मैं बता दूंगा आपको। फिलहाल राइबोसोम के बारे में इतनी जो बातें हैं वो डिटेल है, बहुत ज़्यादा इनफ है तुम्हारे कंप्यूटर कह रहा हूँ, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए और तुम्हारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम जो तुम स्कूल में एग्ज़ाम देते हो उसके लिए ये बहुत है। और इतनी ही बातें NCERT में दी हुई है, न इससे मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ाया है, न इससे मैंने कुछ कम पढ़ाया है। तो एक बार NCERT को उठाएंगे, इसको आराम से पढ़ेंगे। 2-3 बातें हमने आज देखी, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, हमने देखा वेरियस टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, है ना, और हमने देखा राइबोसोम होता है। इन बातों को बहुत ध्यान से नोट कर लेंगे। मैं साइड ही रहता हूँ तो नोट करने का मुझे लगता होगा बहुत टाइम मिलता होगा आपको। ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। आगे जो है हम इसके और आगे डिस्कशन करेंगे। प्रोकैरियोटिक पूरे सेल को खोल के रखेंगे, उसमें कैसे ऑर्गेनेल्स होते हैं, क्यों उसका जो है उसके अंदर प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस क्यों है, कैसे उसका जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है, अगर उसके अंदर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो वो कैसे जो है एग्जिस्ट कर पा रहे होंगे जब होस्ट बॉडी पा रहे होंगे। तो ये सारी बातें हम कल के लेक्चर में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर आपको मिलते रहे। बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि पता नहीं चलता, लेक्चर आ जाता है पर पता नहीं चलता, क्योंकि ये सारे लेक्चर्स जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में है। Thank you so much for watching this video lecture. Thank you.